वह आपके जीवन में ग्रहों से प्रबल काम करते हैं योग। इसलिए जीवन में यदि किसी व्यक्ति के, जो मैंने योग लिखवाए हैं पीछे आप सभी को, ये योग किसी के डायरेक्ट अगर बन रहे हो तो योग जो होता है वो ग्रहों से ज्यादा प्रबल होता है। जो योग होते हैं वो ग्रहों से प्रबल माने जाते हैं। कुंडली में शुभ अशुभ योग, सबसे पहला लिखिए सर्प योग। कुंडली के अंदर बहुत सारे योग मिलेंगे, कल हमने बहुत सारे लिखवा भी दिए हैं, और आज हम सबसे पहले नंबर का जो योग करने जा रहे हैं वो है सर्प योग। लिखिए सर्प योग क्या होता है। यदि कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह, यदि कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह, सभी अशुभ ग्रह लिखना, सभी अशुभ ग्रह, सभी अशुभ ग्रह कौन कौन से हो गए, इस ऐसे याद कर लो। राकेश, राहु, केतु, शनि, मंगल। ये केंद्र में 1, 4, 7, 10 सभी के सभी अशुभ ग्रह केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो तो सर्प योग का निर्माण होता है। ये सर्प योग का निर्माण होता है। इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें। व्यक्ति निर्दयी होता है, व्यवहारिक रूप से दुष्ट होता है, और मन के अंदर क्रूरता की भावनाएं अधिक जन्म लेती हैं। आगे लिखिए, अगला जो छोटे छोटे योग हैं ये फटाफट हो जाएंगे। दुर्योग, यदि दशमेश 6, 8, 12 में स्थित हो, दशमेश कौन हो गया, 10वें भाव का स्वामी, वो होता है दुर्योग। इसमें क्या होगा, यदि 10वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में स्थित होगा तो लिखिए व्यक्ति को अपने शारीरिक रूप से किए गए श्रम का फल नहीं मिलेगा। अर्थात जो व्यक्ति कार्य अपना कर्म करता है उसका फल नहीं मिलता है। दूसरे उसका तिरस्कार करते हैं। वह हमेशा दूसरे की बातों, दूसरे के धन को ठगने की कोशिश करता है। देह कष्ट योग क्या होता है, लिखिए यदि लग्नेश 8वें भाव में स्थित हो और उसके साथ दुष्ट ग्रह युति कर रहे हों तो देह कष्ट योग बनता है। क्या फल मिलेगा इसका, जातक का शारीरिक सुख तथा देह में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी कुंडली में घूमने का योग है या नहीं है। इसको बोलते हैं सदा संचार योग। सदा संचार योग का मतलब है व्यक्ति हर समय घूमने वाला।
देखिए, लगन या लग्नेश जिस राशि में स्थित हो, या तो हमारे लगन के अंदर या लगन का स्वामी जिस राशि में स्थित हो, जिस राशि में स्थित हो, उसका राशि स्वामी चर राशि में होता है, तो व्यक्ति हमेशा घूमने वाला होता है। देखिए, लगन या तो लगन के अंदर क्या हो, मान लो कोई भी चर राशि हो, लगन के अंदर चर राशि कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10। यहाँ 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है। इनका चारों राशियों में से जो भी यहाँ लगन में पड़ी होगी, उसका राशि स्वामी चर लगन में ही, चर राशि में ही जाए तो क्या होगा? हमेशा घूमने वाला। दूसरी बात, यहां जैसे अभी सिंह लगन है, सिंह लगन का स्वामी कौन हो गया? सूर्य। ये सूर्य जिस भी राशि में बैठे, मान लो सूर्य बैठा है आपका फॉर एग्जांपल के लिए तुला में, ये सूर्य तुला में बैठा है, तुला का स्वामी कौन है? शुक्र। ये शुक्र आपका चर राशि में होना चाहिए, ये यहां पर होना चाहिए। शुक्र चर राशि में होगा तो व्यक्ति हमेशा घूमने वाला होता है। सर दोनों होंगे तो मतलब लगन भी चर की है और लगन स्वामी भी चर में बैठा है तो भी अच्छा है, घूमने वाला होगा, बहुत बढ़िया, ये योग बन जाएगा। इसका फल क्या है? ऐसा व्यक्ति हमेशा घूमने वाला होता है और घूमने का शौकीन होता है। अभी है अगला मूक योग, कम बोलने वाला या गूंगा, मूक योग। मूक योग लिखिए, यदि तृतीयेश गुरु के साथ अष्टम भाव में बैठा हो, तृतीयेश कौन हो गया? तीसरे भाव का स्वामी। गुरु के साथ अष्टम भाव में बैठा हो तो मूक योग का निर्माण होता है। इसका क्या फल होगा? ऐसा जातक बोलने में कोई दिक्कत होती है या गूंगा होता है। ऐसे ही अगला जो है, इसको हम कई तरह के नाम दे सकते हैं, पिशाच ग्रस्त योग या ऊपरी बाधा योग या समथिंग एल्स, जो भी नेगेटिविटी होती है बॉडी में। कई बार लोग कहते हैं भूत प्रेत योग, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेत बाधा योग, यस, लिखिए। जन्म लगन में चंद्रमा के साथ राहु हो, मोटी सी बात है, ध्यान रखना, जब भी चंद्रमा राहु के साथ बैठेगा तो मानसिक परेशानी तो होगी ही होगी, परंतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित परेशानी होगी हमेशा। तो ये पहले भाव में बैठेगा, यदि लगन में शनि चंद्रमा प्लस में राहु अगर बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियों से उसे गुजरना पड़ता है। इसीलिए लिखना, चंद्रमा और राहु यदि लगन में बैठे हो तो मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है।
और इसके साथ साथ त्रिकोण के अंदर, त्रिकोण भाव के अंदर क्रूर ग्रह बैठे हों तो और भी अधिक पीड़ा होती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी जीवन में राहु डैश मून की दशा आएगी, मून डैश राहु की दशा आएगी, तो कुछ प्रॉब्लम होती है। दूसरा, सैटर्न प्लस मून की दशा आएगी, मून डैश सैटर्न की अंतर दशा आएगी, तब भी प्रॉब्लम होती है। मून और केतु की दशा आएगी, केतु ऑब्लिक मून की दशा आएगी, ये तीनों दशाओं किसी भी तरीके से अंतर प्रजंतर में आती हैं तो 10% से लेकर 20% तक हमें प्रॉब्लम को बढ़ाती है, मानसिक परेशानियां देती है जनरली। प्लस में यदि कुंडली में त्रिकोण 1, 5, 9 के अंदर राहु, मंगल, शनि या केतु बैठा हो तो 10% ये भी अपनी चीज को इंक्रीज कर देते हैं, अपनी बात को और जोड़ देते हैं कि परेशानी और बढ़ा दी इन लोगों ने। ठीक, तो आपने पहले कुंडली के अंदर देखा, और यदि अगला एक पॉइंट और लिखना प्लस करके, यदि ये योग, तो ये मैंने लिखे हैं सारे, राहु मून, मून राहु, सैटर्न मून, मून सैटर्न, मून केतु, केतु मून, यदि ये योग लगन में स्थित हो तो 10% और रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा जो लगन है वो कौन है, हमारा मानसिक परेशानी। ठीक है, यदि लगन में नहीं है और पंचम में है तो मानसिक प्लस शारीरिक, मानसिक भी देगा हमें, क्योंकि पांचवा भाव जो होता है बौद्धिक स्तर का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है, उसको भी इफेक्ट डालता है। प्लस में यहाँ पर सेंस ऑर्गन जितने भी होते हैं, सेंस ऑर्गन जो बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं, उनको भी हमें दिक्कत करता है। सेंस ऑर्गन जितने भी हमारे हैं बॉडी के अंदर, उन्हें भी प्रॉब्लम करेगा। और यदि ये 9वें भाव में बना हो तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं बाध्य, बाध्य योग। हमारी कोई पूर्व जन्म की चीज, कोई नेगेटिविटी, कोई चीज का सामना, या हमने कोई गलत करा हुआ है, अगर ये बना हुआ है तो ये भी बाध्य योग का मतलब हमारे मानसिक, शारीरिक या हमारे भौतिक विकास में कष्टदायी होती है। सर ये आपने 5th में बैठा हो तो आपने क्या लिखा है? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, एक बार रिपीट करना, सेंस ऑर्गन में क्या होगा? जितना भी यदि ये योग हमारे पंचम में बैठे होंगे तो हमारे बौद्धिक स्तर को, सेंस ऑर्गन्स को, या हमारी जो सोचने समझने, फीलिंग, एक दूसरे के प्रति क्षमताएं हैं, व्यवहार में चेंजमेंट आना, असली काम है व्यवहार में चेंजमेंट आना, उसकी अजीब अजीब हरकतें हो जाना, ह्यूमैनिटीज, बच्चा अभी 20 साल का है या एकदम से बड़े बूढ़ों की तरह ट्रीट करने लगे, मतलब सेंस ऑर्गन से इफेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे की जो माइंड स्टेज है वो बदल जाती है एकदम से। ट्रांजिट में होने से फर्क पड़ता है, परंतु पूरे हिंदुस्तान पे नहीं पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? जिसकी कुंडली में ऑलरेडी ये निर्माण योग होगा, जब तो ट्रांजिट में योग बनेगा, उसको असर आएगा, सबको नहीं आएगा। हाँ, 9th में जी बाधक का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, ये चीज तो उसके पूर्व जन्म से चली आ रही है, पीछे से किसी का साथ लग जाना, पीछे से किसी चीज का हमारे साथ रहना।
है जी? भूत प्रेत, भूत, भूत प्रेत, हाँ कोई भी हो सकता है। अब आपने भूत प्रेत को एडजस्ट तो मैं नहीं करता, बट ठीक है, हो सकता है मे भी कोई चीज गलत, नेगेटिव एनर्जी। साइकोलॉजिकली भी हो सकता है ना, सिर्फ मन का वहम टाइप। नहीं, चंद्रमा ये पीड़ित होते हैं तो साइकोलॉजिकल नहीं होता है। साइकोलॉजिकल तो केवल दर्द बोझ, साइकोलॉजिकल तो तुम्हें ट्रांजिट से ही फील होने लगेगा। एडजस्ट करती है नेगेटिव एनर्जी, कुल मिला के ये है। सर शनि के साथ राहु 9th में हो तो सर श्वेत योग बताएं। शनि के साथ राहु अगर 9th में है तो बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट बाधित करता है। जी सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि 9th हाउस जो है हमारा मार्गदर्शन का भाव है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन है वहां से। और यदि वहां पर राहु है तो भ्रमित हो जाओगे अपने मार्गदर्शन में, गलत चीजों को पकड़ लाओगे। अगला है हमारा विकलांग स्पाउस, पति पत्नी योग। लिखिए विकलांग पति पत्नी योग क्या है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विकलांग का मतलब होता है लंगड़ा लूला ही नहीं, दाम्पत्य सुख में कमी योग और विकलांगता योग, दोनों वर्ड लगा लो आप। यदि 5वें 7वें 9वें भाव में शुक्र व सूर्य दोनों साथ स्थित हों, यदि 5वें 7वें 9वें, 5वां होता है प्रेम, 7वां होता है स्पाउस साझेदारी, और 9वां होता है हमारा आध्यात्म पिता, हमारी उन्नति, हमारी प्रोग्रेस, भाग्य। यदि कुंडली के 5वें 7वें 9वें भाव में शुक्र व सूर्य दोनों के दोनों स्थित हों तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है। एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, यदि सूर्य और शुक्र का आपसी, यदि सूर्य व शुक्र का आपसी, ब्रैकेट में लिखना डिग्री, आपसी मतलब आपस की डिग्री 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के इन बिटवीन है, तो स्पाउस वर्ड लगाना। तो स्पाउस को जीवन में कोई ना कोई अंग भंग का योग होता है, शरीर में कोई ना कोई अंग भंग का योग बनता है। सर अगर नहीं होगा तो बाद में बन जाएगा। हाँ जी, बनेगा जरूर। कई बार उंगली कट जाती है, कई बार कुछ भी हो सकता है। सर इसमें सूर्य और शुक्र इकट्ठे होने चाहिए। हाँ जी, और 5 डिग्री से कम होना चाहिए आपस का डिस्टेंस। सर ये सेकंड वाले केस में भी भाव तो सेम ही रहेंगे ना, 5 7 तो। हाँ जी, आगे लिखिए निष्ठुर भाषी या कठोर कटुभाषी, कटु या निष्ठुर मतलब क्रूर शब्द प्रयोग करने वाला। लिखिए यदि शनि और चंद्रमा कुंडली में दोनों आपस में युति करके बैठे हों, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हों, तो व्यक्ति का विष योग का निर्माण होता है।
इसको बोलते हैं जब भी शनि प्लस में चंद्रमा साथ बैठेगा, इसको बोलेंगे विष योग। चंद्रमा हमारा एक तरह से जल है, जीवन है, हमारा अमृत तत्व है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा मन है। और शनि क्या है? शनि वहां पर किसी भी चीज में स्लोनेस है, ठंडापन है, कमजोरी है, जहर बोलने वाली चीज का कारक है। जब भी ये दोनों आपस में बैठेंगे तो हमारे मन में एक विषयोग का निर्माण होगा। और ये शनि चंद्रमा जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और यदि ये दूसरे भाव में हो, किसी व्यक्ति के शनि और चंद्रमा साथ में दूसरे भाव में हो, तो ये व्यक्ति को कटुभाषी, कड़वा बोलने वाला, निष्ठुर वाणी वाला बनाता है। सर ऐसा भी हो सकता है कि शनि चंद्रमा की राशि में हो तो नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर आपने इस लास्ट पॉइंट दूसरा और साथ में दोनों भाव के लिए बोला ना? दूसरे भाव के लिए ओनली। दूसरे के लिए, ठीक है सर। आगे लिखिए अंध योग या दृष्टि का कमजोर होने वाला योग। कुछ लोग अंधी हो जाते हैं इस योग से, अंध योग है, या ये दृष्टि कमजोर योग भी है, दृष्टि में कमजोर होना, प्रॉब्लम आना, ये भी है। लिखिए जन्म कुंडली के अंदर राहु और सूर्य का, राहु प्लस सूर्य का 2 बार है और लगन में बैठना, 2 बार है और एक दूसरा भाव, 12वां भाव और लगन में सूर्य राहु 2 बारे भावों में हो, 2 बारे और एक भाव में हो, तो व्यक्ति को दृष्टि कमजोर करता है। पॉइंट नंबर 2, यदि ऊपरले वाला एज इट इज हो और त्रिकोण के अंदर